हेलो एवरीवन, वेलकम टू नायरा स्टडी। अब आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा टाइम नहीं बचा हुआ है। हालांकि इतने दिन बचे हुए हैं कि आप लोग अच्छे से तैयारी कर सके, लेकिन इतने दिन नहीं बचे हुए हैं जो आप लोग ये सोचें कि अभी बाद में हम कर लेंगे पढ़ाई, है ना। तो इस तरह से बात ये हो जाती है कि आप लोगों को अभी से बहुत अच्छी मेहनत करनी है, क्योंकि आप लोगों को अच्छा परसेंटेज लाना है, ठीक है ना। तो चलते हैं आज की सीरीज का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, हिंसा के रूपों को समझाएं। तो हिंसा के रूप कौन कौन से हो जाते हैं? शारीरिक हिंसा भी होती है, यौन हिंसा भी होती है, भावात्मक हिंसा भी होती है, मनोवैज्ञानिक हिंसा, आध्यात्मिक हिंसा, सांस्कृतिक हिंसा, मौखिक दुरुपयोग और वित्तीय दुरुपयोग और उपेक्षा। हिंसा मतलब क्या होता है? अहिंसा। जब आप अहिंसा का मतलब जानेंगे तो आप हिंसा का मतलब जानेंगे। यानी अहिंसा मतलब बिना झगड़ा किए हुए खामोशी से रहना, और हिंसा मतलब झगड़ा करना। जरूरी नहीं होता है कि आप हाथ पैरों से झगड़ा करें, मुंह से आप अपशब्द कहें। बहुत तरह से इंसान को प्रताड़ना दी जा सकती है, बहुत तरह से लोग देते हैं, जिसमें शारीरिक हिंसा भी आ जाती है, यौन हिंसा भी आ जाती है, भावात्मक हिंसा भी आ जाती है, मनोवैज्ञानिक हिंसा भी आ जाती है। ये सभी तरह की हिंसा आ जाती है, ये इनके रूप हो जाते हैं, ठीक है ना। उसके बाद क्वेश्चन है, हिंसा क्या है? हिंसा के कारणों का उल्लेख कीजिए। तो हिंसा को आमतौर पर परिवार, घर के सदस्यों, अंतरंग साथी, सहयोगियों, व्यक्तियों या समूहों पर नियंत्रण स्थापित करने के उद्देश्य से व्यवहार की एक पद्धति के रूप में समझा जाता है। हिंसा को परिभाषित करते हुए समाजशास्त्री DN श्रीवास्तव ने लिखा है कि हिंसा में व्यक्ति शारीरिक बल या पाशविक बल का प्रयोग करता है, जिससे किसी व्यक्ति को चोट या संपत्ति को नुकसान होता है। यानी हिंसा क्यों लोग करते हैं? हिंसा इसीलिए तो करते हैं कि उसको नुकसान हो। जरूरी नहीं होता है कि उसके हाथ पैर तोड़ दिए, उसको मारा तो, लेकिन ये चीज जो एक चोट होती है वो नहीं दिखती है किसी को। वो जो आपने उसको प्रताड़ना दी, मानसिक प्रताड़ना भी हो सकती है, शारीरिक प्रताड़ना भी हो सकती है ना, शाब्दिक, आपने शब्दों से वार किया, वो भी एक प्रताड़ना हो सकती है। तो कुछ प्रताड़नाएं होती हैं जो दिख जाती हैं और जिनका इलाज होता है, लेकिन कुछ प्रताड़नाएं होती हैं जिनका इलाज भी नहीं होता और वो दिखती भी नहीं। आप किसी दूसरे को वो चीज नहीं दिखा पाएंगे कि आपके मस्तिष्क पे कितनी चोट लगी है या आपके दिल पे कितनी चोट लगी है, लेकिन जैसे आपको घाव हो गया, किसी ने आप पे वार किया और चोट लग गई, उस घाव को आप दिखा सकते हो और उसका इलाज भी आप करा सकते हैं, लेकिन जो मन पे लगी होती हैं बातें, उसका इलाज आप नहीं करा सकते, ठीक है ना। तो इसमें देख लेते हैं, हिंसा के निम्नलिखित कारक हो सकते हैं: परिवार का अनुपयुक्त वातावरण अथवा खराब पास पड़ोस, पूर्वाग्रह, अज्ञानता, विज्ञापन, समाचार पत्र, रेडियो, टेलीविजन, सोशल साइट्स आदि, वीडियो गेम्स, प्रभुत्व जमाना समूह में, इस तरह से हो सकता है। हिंसा में भ्रष्टाचार की भूमिका निर्धारित कीजिए। भ्रष्टाचार आज कोई स्थायी समस्या नहीं है, वरन एक सार्वभौमिक समस्या बन गई है। आज विश्व का शायद ही ऐसा कोई समाज हो जो इस जटिल समस्या से पीड़ित ना हो। भारतीय समाज भी इस समस्या से बहुत ही गंभीर रूप से पीड़ित है, और हमें ये स्वीकार करने में कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए कि आज हमारे जीवन के हर क्षेत्र में भ्रष्टाचार कैंसर की तरह तीव्र गति से पनप रहा है। कैंसर की तरह, यानी जिसका कोई इलाज ही नहीं है, बंदा घुट घुट के ऐसे ही मर जाए, वो वाली बात हो जाती है यहाँ पे। इस तरह से भ्रष्टाचार फैला हुआ है चारों तरफ हमारे समाज में। दूसरे शब्दों में, आज लोग जीवन में भ्रष्टाचार से शायद ही कोई वर्ग बचा हो जिसको जहां मौका मिला वो वहीं पर पद का दुरुपयोग कर रहा है। समाज में प्रतिस्पर्धा बढ़ने के साथ भ्रष्टाचार भी अपने विकराल रूप में लोग जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में प्रकट हो रहा है। देखिए यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि आज लोग जीवन में भ्रष्टाचार से शायद ही कोई वर्ग बचा हो जिसको जहां मौका मिला वहां पर वो अपने पद का दुरुपयोग कर रहा है। यानी कहने का मतलब ये है कि आप कितने भी सक्षम हो, आप कितने भी वेल क्वालिफाइड हो, मतलब कुछ भी है, आप में कितनी भी काबिलियत है, लेकिन आज का जो प्रशासन बना हुआ है वहां पे भाई भतीजावाद, ये चीज तो आपने सुनी होगी और यही चल रहा है। ये भ्रष्टाचार ही का तो रूप है। वहां पे आपको जगह ही नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि वहां पे पहले से ही लोग बैठे हुए हैं उनको रखने के लिए, उनको करने के लिए, उनको तरक्की देने के लिए। भले उनको कुछ नहीं आता जाता है, लेकिन उनको वो
बता देंगे कि हाँ ये इस काबिल है, लेकिन आप कितने भी काबिल हो, अगर वहाँ पे आपकी कोई पकड़ नहीं है, कोई पहचान नहीं है, मतलब पहचान तो बंदा बनाता है ना, स्टार्टिंग में तो उसकी पहचान नहीं होती। ज़रूरी नहीं है कि उसके जो पूर्वज थे वो किसी ना किसी पद पे हैं, है ना। ऐसा तो नहीं है कि जो अगर हमारे पहले के जो हमारे घर के मेंबर है वो पद पे है, क्योंकि कोई उभरता है, कोई निकलता है। ऐसा नहीं होता है कि सभी के यहाँ किसी के मम्मी पापा हैं तो वो डॉक्टर हैं तो डॉक्टर ही डॉक्टर है, कोई टीचर है तो टीचर ही टीचर है। ऐसा होता है कि एक घर में नए तरीके से कोई टीचर जन्म लेता है, नए तरीके से कोई डॉक्टर जन्म लेता है। ऐसा तो नहीं है कि सभी बने हुए होते हैं या पहले से उनके पिता होते हैं इसलिए बच्चे होते हैं, ऐसा तो नहीं है। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि कोई ऐसा ही कोई शायद वर्ग है। अब किस वर्ग का नाम लिया जाए, तो वहाँ पे यही सब चीज़ें देखी जाती हैं कि अपनों को रख लेते हैं, अपनों को कामयाब कर देते हैं, लेकिन जो उस काबिल होते हैं वहाँ पे वो लोग पहुँच ही नहीं पाते हैं। तो यहाँ पे ये हो जाता है। और विकराल रूप में लोग जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में प्रकट हो रहा है, यानी विकरालता रूप धारण कर रहा है। और जितने दिन हो रहे हैं, जैसे जैसे लोग तरक्की कर रहे हैं, वैसे वैसे और भी विकराल रूप धारण ये चीज़ कर रहा है। तो ये हो जाता है। भ्रष्टाचार को दूर करने के उपाय बताएं। अब यहाँ पे दूर करने के उपाय, इसके बारे में जान लेते हैं। भ्रष्टाचार को दूर करने के निम्न उपाय होने चाहिए। लोकपाल कानून लागू करना आवश्यक है। संक्षिप्त और कारगर कानून हो। प्रत्येक कर्मचारी अधिकारी इस शपथ के साथ कार्य करे कि मैं ना तो रिश्वत लूंगा और ना दूंगा। प्रशासनिक मामलों में पारदर्शिता और जनता को भागीदार बनाया जाए। न्यायालय में मामला तुरंत निपटाना चाहिए। प्रशासनिक कार्य उपयोगी बनाने के लिए आवश्यक है कि लोकपाल स्वतंत्र रूप से कार्य करता रहे। कानून और सरकार पर लोगों की मानसिकता बदलने की आवश्यकता है। देखिए, लोगों की मानसिकता तभी बदल सकती है जब कुछ रिजल्ट आए, कुछ दिखे इस तरह से। लेकिन लोगों की मानसिकता, कुछ लोग कर रहे हैं वो मानसिकता नहीं बदल रही है, कुछ लोगों के साथ हो रहा है वो भी मानसिकता नहीं बदल रही है ना। तो ये चीज़ हो जाती है। और आपने ये चीज़ ज़्यादातर सुनी होगी कि जैसे जब बच्चों को एजुकेशन दी जाती है, हालांकि एजुकेशन कोई जॉब के लिए तो नहीं दी जाती है, क्योंकि एजुकेटेड लोग अलग होते हैं, है ना। थोड़ा सा इस पर डिस्कस कर लेते हैं। लेकिन उनको जो ज़िंदगी जीने के लिए उनको और भी चीज़ें चाहिए। अगर वो एजुकेशन ले रहे हैं तो उनको जॉब भी चाहिए, है ना। लेकिन वो चीज़ उन्हें नहीं प्रोवाइड हो पाती है, तो घर के सदस्य क्या कहते हैं कि जॉब तो मिलनी नहीं है और अपना बिजनेस करो, कुछ वर्क करो। तो कुछ बच्चों को तो उनके साथ ऐसा होता है, यानी बच्चों के साथ, कि उनको पढ़ाया भी नहीं जाता। आपने देखा होगा जो डेवलप क्षेत्र हैं, जो ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे उनके मम्मी पापा या माता पिता मतलब पढ़े हुए हैं और उनको ये चीज़ पता है कि हाँ पढ़ाई ज़रूरी नहीं कि जॉब ही मिले, लेकिन कुछ लोग इसीलिए पढ़ाते हैं कि हमारे घर की स्थिति सुधर जाए, तो अगर जॉब मिल जाए तो हमारे घर के हालात बदल जाएंगे, और वो अपना सब कुछ उस पर लगा देते हैं। लेकिन लास्ट में होता क्या है, उनको फिर से ही अपना कोई काम करना होता है। और जो शिक्षित लोग हैं वो फिर किसी काबिल रह भी नहीं जाते हैं, क्योंकि उनको वो शिक्षा से जुड़े हैं, तो उनको शिक्षा ही के क्षेत्र में जाना, यानी ऐसा ही कोई वर्क चाहिए। अब वो और तो कोई काम नहीं कर सकते ना, वो अब किसी काबिल भी नहीं रहे। लेकिन जो इस तरह का है, तो ये सब चीज़ें बदलनी चाहिए। थोड़ी सी अगर बदलेगी तो क्या होगा, हमारा देश प्रगति की तरफ आगे बढ़ेगा। ये चीज़ तो खैर हो जाती है। तो यहाँ पे ये सब है। आई होप आप लोगों को चीज़ें अच्छे से समझ में आई होंगी। चलते हैं सांप्रदायिकता को समझ लेते हैं। सांप्रदायिकता क्या है? सांप्रदायिकता वह संकीर्ण मनोवृत्ति है जो एक पंथ अथवा संप्रदाय के लोगों में अपने आर्थिक और राजनीतिक स्वार्थों की पूर्ति के लिए पाई जाती हैं और उनके परिणाम स्वरूप विभिन्न समूहों में तनाव एवं संघर्ष पैदा होते हैं। इस मत के अनुसार एक सांप्रदायिक व्यक्ति अथवा समूह वह है जो अपने धार्मिक या भाषाभाषी समूह को एक ऐसी पृथक राजनीतिक तथा सामाजिक इकाई के रूप में देखता है जिसके हित अन्य समूहों से पृथक होते हैं, जो अक्सर उनके विरोधी भी हो सकते हैं। सांप्रदायिकता उन्मूलन के उपाय बताएं। सांप्रदायिकता को दूर करने के उपाय बताएं। इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है, इस तरह का भी क्वेश्चन आ सकता है। ये आपका 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है, इसलिए आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। सांप्रदायिकता को दूर करने के उपाय निम्नलिखित है। अनिवार्य शिक्षा द्वारा लोगों में ज्ञान की ज्योति जलाई जाए।
शिक्षा का पाठ्यक्रम इस प्रकार का हो जो पारस्परिक सद्भाव, राष्ट्रीय चरित्र एवं एकीकरण को बढ़ावा देता हो। इसके लिए राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा की नीति तैयार की जानी चाहिए। सेकेंड हो जाता है प्रशासनिक शिथिलता को समाप्त किया जाए एवं सांप्रदायिक तनाव पैदा करने वाले के विरुद्ध कठोर कदम उठाए जाएं। अधिकारियों को प्रशासकीय कार्य एवं दायित्वों को पूर्ण गंभीरता के साथ निभाना चाहिए। स्वच्छ प्रशासन तभी संभव है जबकि प्रशासन में राजनीतिज्ञों का अवांछित हस्तक्षेप ना हो। सांप्रदायिकता को समाप्त करने के लिए यह आवश्यक है कि ग्राम स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के नेता समाज और देश के हितों को प्रधानता देते हुए प्रगतिशील दृष्टिकोण अपनाएं। नेताओं को जाति, धर्म, भाषा, प्रांतीयता और संकीर्ण स्वार्थों के दृष्टिकोण से सोचने और कार्य को करने की प्रवृत्ति पर अंकुश लगाना होगा। प्रजातांत्रिक मूल्यों के आधार पर प्रत्येक व्यक्ति के महत्व को समानता दी जाए। पंथ निरपेक्षता के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आवश्यक है कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी के मूल्यों को पूर्णतः स्वीकार किया जाए। देश की संपूर्ण जनसंख्या के लिए सामाजिक सुरक्षा की पूर्ण व्यवस्था करना अत्यंत आवश्यक है। भारत का साधारण व्यक्ति अनेक असुरक्षाओं से घिरा रहता है। साधारण जनता जो कि अभाव के बीच पलती है, उसे विविध प्रकार के खतरों से सुरक्षा प्रदान करना सरकार का प्रमुख दायित्व है। राष्ट्रीय आय तथा साधनों को इस प्रकार से काम में लिया जाना चाहिए कि अधिकतर लोगों की अधिक से अधिक आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके। इसके लिए शोषण एवं अधिकार को समाप्त करना आवश्यक है। हिंसा के मोर्चे भेदभाव को समझाएं। भेदभाव ऐसी विचारधारा को कहते हैं जिसके कारण व्यक्ति वर्ग अथवा समुदाय विशेष के साथ पक्षपातपूर्ण व्यवहार किया जाता है। उदाहरणार्थ, यदि कोई व्यक्ति अनाथ बच्चों को कपड़े बांटने जाता है किंतु यह केवल हिंदू अनाथ बच्चों को कपड़े देता है और अन्य किसी को नहीं देता, तो यह व्यवहार जातिगत भेदभाव पूर्ण व्यवहार कहलाता है। जाति के अतिरिक्त भेदभाव के कई अन्य आधार हो सकते हैं जैसे आयु, लिंग, अशक्तता, भाषा, राष्ट्रीयता, क्षेत्र, धार्मिक मान्यताएं आदि हो जाती हैं। भेदभाव को दूर करने के उपाय बताएं तो भेदभाव उस विचारधारा को कहते हैं जिसके कारण व्यक्ति वर्ग अथवा समुदाय विशेष के साथ पक्षपातपूर्ण व्यवहार किया जाता है। भेदभाव दूर करने के उपाय हैं: जाति के आधार पर कोई भेदभाव ना किया जाए, आयु, लिंग, भाषा, राष्ट्रीयता, क्षेत्र, धार्मिक भावना के आधार पर कोई भेदभाव ना करना, सभी के साथ समान व्यवहार करना तथा राष्ट्रीयता की भावना से कार्य करने चाहिए। तो इस तरह से क्या हो जाता है, ये जो भेदभाव को दूर करने के उपाय हो जाते हैं तो इस तरह से किए जा सकते हैं। लेकिन आज जो है जो भेदभाव है, यहाँ तो जात पात के नाम पे तो भेदभाव है, धर्म के नाम पे तो भेदभाव है। अब एक और भेदभाव आ गया है कि आपके पास पैसा है तो आप सब कुछ हो, आपके पास पैसा नहीं है तो आप कुछ नहीं हो। आप अगर पैसे वाले हो तो मतलब उच्च क्वालिटी के हो, नहीं है तो उच्च क्वालिटी नहीं है। आप कितने भी अच्छे हो, कैसा भी आपका मिजाज है, कैसे भी आप हो, लेकिन तो ये भी भेदभाव को दूर किया जाना चाहिए। क्योंकि देखिए इसमें क्या होता है, आपके पास पैसा है, आप रिच फैमिली से बिलोंग करते हैं, आप कुछ भी हैं, लेकिन ऐसा तो है नहीं आप किसी और को दे देंगे कुछ। तो ये भी चीज़ को थोड़ा सा ध्यान में रखा जाना चाहिए और लोगों को ये चीज़ होनी चाहिए कि हम अगर रिच फैमिली से बिलोंग करते हैं या अपने आप को समझ रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आप रिच ही हैं, है ना। तो ऐसा क्यों, ये भेदभाव क्यों, ये भी भेदभाव नहीं होना चाहिए। बाकी तो जात के आधार पर कोई भेदभाव ना किया जाए कि जात पात कुछ भी हो। जैसे अभी एग्जाम्पल देखा कि गरीब बच्चों को कपड़े बांटने गए तो हिंदू बच्चों को कपड़े दे दिए और बच्चों को नहीं दिए, तो ये भेदभाव के अंतर्गत आ जाता है। और हमने कोई जात पात कुछ नहीं देखा और हमने इक्वल समझ के सभी बच्चों को कपड़े बांट दिए, मतलब वहाँ पे जात पात नहीं है। या हम कोई वर्क करवा रहे हैं, मान लीजिए कुछ भी है, तो जहाँ पे सारे बच्चे हैं तो वो किस तबके से आए, अमीर तबके से आए, गरीब तबके से आए हैं, इससे हमको कोई भी लेना देना नहीं। हमारे लिए सभी समान है, हम उनके साथ समान व्यवहार करेंगे तो वो चीज़ समानता में आ जाती है। तो सभी को आगे बढ़ना चाहिए, है ना। एक एक कदम सब बढ़ेंगे तो देश तरक्की की तरफ जाएगा, क्योंकि इन्हीं सब चीज़ों से क्या है, देश पिछड़ा हुआ है। और जब तरक्की पे जाएगा तो जब इन सब चीज़ों का खात्मा होगा या इसमें कमी आएगी तभी तरक्की की तरफ जा पाएगा।
उसके बाद क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हिंसा के मोर्चे कौन कौन से हैं? विज्ञापन किस प्रकार हिंसा का मोर्चा स्पष्ट कीजिए। हिंसा और विज्ञापन के संबंध को समझाएं। इस तरह का क्वेश्चन आ जाए या इस तरह का क्वेश्चन आ जाए, आपको ऐसे सॉल्व करना है। मीडिया, समाचार पत्र, रेडियो, टेलीविजन, सोशल साइट आदि के माध्यम से किसी उत्पाद अथवा सेवा को हतोत्साहित यानी प्रोत्साहित देने अथवा आम जनों का ध्यान आकर्षित करने के उद्देश्य से की गई गतिविधि को विज्ञापन कहा जाता है। ये विज्ञापन का एक सामान्य अर्थ है, किंतु यहाँ पर विज्ञापन से हमारा आशय केवल उसी उत्पाद अथवा सेवा के प्रचार प्रसार से नहीं है, अपितु किसी मत अथवा विचारधारा के प्रचारित करने तथा उसे जन जन तक पहुँचाने से हो जाता है। देखिए, जो विज्ञापन होता है, अच्छी चीज़ों के लिए अगर विज्ञापन है तो वो तो अच्छा है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, झगड़े करवाने के इसमें भी हो जाता है। और जो समाचार पत्र है, सोशल मीडिया है, इससे भी क्या होता है, ये हिंसा का रूप ले लेता है, क्योंकि अगर विज्ञापन के द्वारा लोगों में क्या सभी तक वो चीज़ पहुंच जाती है, और जब सभी तक वो चीज़ पहुंच जाती है तब क्या होता है, तब उसमें हिंसा जो है हो जाती है। तो इसी तरह हिंसा और विज्ञापन में संबंध हो जाता है। उसके बाद हो जाता है हिंसात्मक खतरा से क्या अभिप्राय है, समझाएं। इतिहास इस तथ्य का साक्षी है कि अब तक हजारों युद्ध लड़े जा चुके हैं और इस प्रकार के युद्धों में करोड़ों लोग शहीद हो चुके हैं। इन युद्ध के पीछे हिंसा, आक्रोश, दमन और आतंकवाद कुछ भी कारण रहे हो, लेकिन इन सबके साथ एक समान प्रवृत्ति आक्रामकता ही है। मीडिया की हिंसा से क्या भूमिका होती है? मीडिया और हिंसा में क्या संबंध है, लिखिए। मीडिया का सशक्त माध्यम टेलीविजन या दूरदर्शन है, जो सामान्य जीवन को प्रभावित कर रहा है। दूरदर्शन पर दिखाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का दर्शकों के ऊपर गहरा प्रभाव पड़ता है। आजकल फिल्मों तथा धारावाहिकों में हत्या, बलात्कार, लूटपाट, झगड़े आदि का घटनाओं को खूब बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जाता है। इस प्रकार की घटनाओं का मानव के ऊपर घातक तथा विकृत प्रभाव स्पष्ट रूप से पड़ रहा है। हिंसा के नए नए रास्ते इस माध्यम के द्वारा जनता सीख रही है। कई टीवी चैनलों की हिंसा को प्रसारित कर रहे हैं। छोटे बच्चों पर इसका सीधा प्रभाव पड़ता है। आज की नई पीढ़ी इस प्रकार के प्रदर्शन से अधिक ही प्रभावित हो रही है। हिंसात्मक दृश्यों को देखते रहने से विभिन्न प्रकार के हिंसात्मक व्यवहारों में तेजी से वृद्धि हो रही है। बच्चे जिस प्रकार के दृश्यों को देखते हैं, वह उसी प्रकार के हिंसा व्यवहार को अपनाने की चेष्टा करते हैं। बच्चों पर पड़ने वाले प्रभाव को वेंडूरा तथा वॉल्टर्स ने एक अध्ययन में बताया कि बच्चों में हिंसात्मक फिल्में देखने से हिंसा की प्रवृत्ति बढ़ी है। क्योंकि वेंडूरा ने क्या किया था कि गुड़िया को दिया, उसको पार्क में रखा, और क्या हुआ कि उस गुड़िया को मारने लगे। तो बच्चों ने जब वो मूवी बनी, उसको मतलब फिल्म बनाया गया, उसके बाद उसको क्लासरूम में लाया गया, तो बच्चों ने जब देखा तो उनको पता हो गया कि हमें मारना चाहिए, अगर कोई इस तरह से मिलता है तो हमें उसको मारना चाहिए। तो देखिए फिल्म का कितना प्रभाव पड़ा। फिर एक मूवी बनी जो पार्क में एक जोकर था, उससे सभी लोग हाथ मिला रहे थे। फिर उसकी मूवी बनी, फिर उसको क्लासरूम में रखा गया। फिर क्या हुआ, जब उस मूवी को देखा गया तो बच्चों ने क्या कहा कि ये जोकर है, इससे सभी लोग हाथ मिला रहे, यानी अब मुझे जब कोई जोकर दिखेगा तो मैं उससे हाथ मिलाऊंगा या मिलाऊंगी। क्योंकि बच्चे लड़के भी थे, लड़कियां भी थी, तो उनको मतलब ये चीज़ है कि देखिए फिल्मों से क्या होता है, अच्छी आदत भी पड़ती है और बुरी आदत भी पड़ती है। बच्चों में तो पड़ती ही पड़ती है, प्लस बड़ों में भी पड़ती है। और आज जैसे अब इसमें बताया गया कि बढ़ा चढ़ा के दिखाया जाता है, तो इसमें बढ़ा चढ़ा के बहुत ज़्यादा दिखाया जाता है। आज क्या है, जैसे इसमें सोशल मीडिया पे इतना हर चीज़ वायरल हो जाता है कि लोग देखते हैं, सोचते हैं मैं भी ऐसा बनूं या मैं भी ऐसी बनूं, लड़का हो या लड़की। दूसरी बात क्या हो जाती है, जैसे आज लड़कियों की शादी की बात आती है, तो उसमें ऐसा दिखाया गया, बहुत ज़्यादा दहेज दिया गया, बहुत ज़्यादा उनको हर चीज़ प्रोवाइड कराई गई। अब जो गरीब तबके के लोग हैं या मिडिल क्लास के लोग हैं, तो अब वो क्या करते हैं, अब वो परेशान रहते हैं, उनके यहाँ शादियाँ नहीं हो रहे, उनके यहाँ रिश्ते नहीं आ रहे। क्यों नहीं आ रहे? क्योंकि वो इतना ज़्यादा दहेज नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि इतना सब फैला ही पड़ा, इतना बढ़ा चढ़ा के दिखाया ही जा रहा है, और वही चीज़ लोग उसी को एक्सेप्ट कर रहे हैं, उसी को देख रहे हैं कि जब ऐसा होता है, ये चीज़ समाज में चल रही है, तो मुझे भी ऐसे ही चीज़ें मिलनी चाहिए। तो यहाँ पे ये चीज़ हो जाती है। दूसरी बात व्यवहार में, अब व्यवहार में कैसे परिवर्तन आता है, वही चीज़ की अभी एक जोकर से हाथ मिलाया जा रहा है तो बच्चे सोच रहे हैं कि हमें हाथ मिलाना चाहिए। एक गुड़िया को मारा जा रहा है तो मतलब कहते हैं कि उसको मारना पीटना चाहिए, है ना।
तो ये चीज़ इससे बहुत बड़ी छाप पड़ती है माइंड पर और फिर वैसे ही बनते हैं सब। तो इस तरह से हो जाता है। अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। विवादों के शांतिपूर्ण हल की प्रक्रिया का उल्लेख करते हुए किसी एक का विवरण दीजिए। दो या दो से अधिक व्यक्तियों अथवा समूह में किसी बिंदु पर विवाद एवं सहमति का होना एक सामान्य बात है। कभी कभी ऐसे विवाद बढ़कर हिंसा का रूप ले लेते हैं, अतः यह आवश्यक है कि विवादों को शांतिपूर्ण तरीके से हल कर लिया जाए। किसी विवाद का शांतिपूर्ण समाधान तभी संभव है जब उस विवाद का उचित समाधान खोज उस पर दोनों पक्षों में सहमति बनाई जा सके। यह सब करने के लिए विवादों के शांतिपूर्ण हल की प्रक्रिया की जानी आवश्यक है। विवादों को शांतिपूर्ण तरीके से हल करने की प्रक्रिया का विवरण निम्नवत है। विवादों के स्रोत को पहचान करना, घटना के पूर्व का विश्लेषण करना, अनुरोध तथा समाधान की पहचान जिसका दोनों विवादी समर्थक कर सके, अनुबंध। अब क्या होता है, इसमें क्या बताया गया है कि विवादों के शांतिपूर्ण हल की प्रक्रिया का उल्लेख करते हुए एक विवरण प्रस्तुत कीजिए। तो जब क्या होगा, विवाद के स्रोत की पहचान होगी कि भाई विवाद हुआ है, इसकी क्या बात हुई है, कैसे क्या हुआ है, और सबसे मेन मुद्दा क्या है, समाधान की पहचान जिसका दोनों विवादी समर्थन कर सके। यानी झगड़ा दो लोगों से होता है, ठीक है ना। अब क्या है, एक जो है, मान लीजिए कि एक तो सही है और एक गलत है। कभी भी झगड़ा होता है तो दोनों पक्ष गलत नहीं होते हैं, क्योंकि एक सही होता है। कभी भी आपने देखा होगा, लड़ाई झगड़ा होगा तो एक अपनी बात को कहेगा दूसरे ढंग से, दूसरा अपनी बात को कहेगा दूसरे ढंग से। लेकिन जब उसको शांतिपूर्ण सुलझाया जाए तो दोनों को चीज़ों को समझना चाहिए, क्योंकि पहले किसी ने कहा हो लेकिन फिर आपने भी कहा, तो दोनों लोगों की सहमति होनी चाहिए, उसको समझना चाहिए और फिर उसके बाद उसमें क्या करना चाहिए, दोनों का समर्थन भी बहुत ज़रूरी है। और अनुबंधन, इस प्रकार यह स्पष्ट है कि उपयुक्त कार्रवाई द्वारा विवादों का शांतिपूर्ण समाधान किया जा सकता है। यदि सही समय पर इस कार्रवाई का पालन कर लिया जाए तो हिंसा को बहुत हद तक कम किया जा सकता है। अब देखिए, दोनों पक्ष अगर होंगे, दोनों कहते नहीं है कि दो लोग एकदम से हॉट है, गरम मतलब कहने का मतलब हॉट से मतलब यहाँ पे वो चीज़ हो जाती, दोनों गुस्से वाले हैं तो कभी भी सुलह नहीं हो सकती जब समर्थन नहीं है। लेकिन क्या है, जब ऐसा कुछ होगा कि अब दोनों लोग चाहते हैं कि भाई झगड़ा हो गया लेकिन अब इसको सुलह करनी चाहिए, शांति का वातावरण रखना चाहिए, तो दोनों को अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करना चाहिए जो भी आपने कहा। लेकिन ऐसा नहीं एक अपने आप को समझा रहा है, समझ रहा है चीज़ों को, लेकिन एक नहीं समझ रहा है, तो कभी भी शांति नहीं हो सकती। इससे आप लोग ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, समाधान की पहचान जिसका दोनों विवादी समर्थन कर सकें और अनुबंधन, ये हो जाता है। योग दर्शन को प्रणेता यानी योग दर्शन के प्रणेता कौन है? योग दर्शन के अनुसार शांति क्या है? योग दर्शन और शांति, योग दर्शन के प्रणेता महर्षि पतंजलि हैं। योग का अर्थ है चित्तवृत्ति का निरोध। जो व्यक्ति चित्तवृत्ति काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग, द्वेष आदि से मुक्त हो जाता है उसे योगी कहते हैं। पतंजलि के योग को आंतरिक शांति का साधन माना जाता है। उनके अनुसार योग द्वारा इंद्रियों को नियंत्रित किया जा सकता है और जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों को नियंत्रित कर लेता है वो आंतरिक शांति को प्राप्त कर लेता तथा विश्व में शांति की स्थापना का माध्यम बन सकता है। बौद्ध दर्शन के अनुसार शांति क्या है? तो बौद्ध दर्शन के प्रवर्तक महात्मा बुद्ध हैं। इन्होंने संसार में चारों तरफ व्याप्त दुख एवं अशांति को देखकर इसे निवृत्त होने का मार्ग बताया। इन्होंने जन सामान्य को 4 आर्य सत्यों से अवगत कराया, जो इस प्रकार है। संसार दुखमय है, इस दुख का कारण है, इन दुखों का नाश संभव है, दुखों के नाश का उपाय भी है। सांसारिक दुखों से मुक्ति का जो मार्ग बुद्ध ने बताया वो अष्टांगिक मार्ग के नाम से जाना जाता है, जो इस प्रकार है। सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति एवं सम्यक समाधि। महात्मा बुद्ध ने उपदेश देते हुए बताया कि राग, द्वेष, काम, क्रोधादि पर विजय प्राप्त कर जो मनुष्य चारों आर्य सत्यों का ध्यान रखते हुए अष्टांगिक मार्ग का अनुसरण करता है उसका अंतःकरण तृष्णा रहित और शांत हो जाता है तथा वह सदैव के लिए जन्म मरण से मुक्त हो जाता है।
महात्मा बुद्ध के दार्शनिक विचारों से न केवल भारत अपितु विश्व के अनेक देशों चीन, जापान, श्रीलंका आदि में शांति की स्थापना की। प्राचीन भारत के महान सम्राट अशोक ने भी बौद्ध धर्म एवं दर्शन से प्रभावित होकर सदैव के लिए हिंसा को त्याग देता था, मानव कल्याण एवं विश्व शांति के कार्यों में आजीवन लगे रहे। जैन दर्शन और शांति पर अपने विचार लिखिए। यद्यपि जैन धर्म एवं दर्शन के प्रवर्तक ऋषभदेव जी को माना जाता है, किंतु वर्तमान में जैन दर्शन का वास्तविक स्वरूप महावीर स्वामी जी के उपदेशों पर आधारित है। यद्यपि जैन दर्शन में अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह तथा ब्रह्मचर्य की शिक्षा दी गई है, किंतु अहिंसा पर विशेष बल दिया गया। अहिंसा को जैन धर्म में परम धर्म माना गया। जैन दर्शन में 2 प्रकार की हिंसा का उल्लेख मिलता है: कषाय अत्याचार, क्रोध, लाभ, माया यानी क्रोध, लोभ, माया आदि के वशीभूत होकर किसी को क्षति अथवा पीड़ा पहुंचाना कषाय हिंसा अथवा यथार्थ हिंसा कहलाती है। असावधानी से हुई हिंसा को अत्याचार हिंसा कहा गया है। उदाहरणार्थ जानबूझकर किसी जीव को मारना या पीड़ा देना। कषाय हिंसा है जबकि चलते समय अनजाने से किसी कीट अथवा किसी अन्य जीव का पैरों के नीचे आ जाना। अत्याचार हिंसा। इस प्रकार जैन दर्शन किसी भी प्रकार की हिंसा को स्वीकार नहीं करता है। मानव कल्याण एवं विश्व शांति के लिए अहिंसा अत्यंत आवश्यक है। जैन दर्शन के विचारों ने जन सामान्य को इस बात से अवगत कराया है कि मनुष्य को पीड़ा देना ही हिंसा नहीं है, अपितु जानवर, कीट पतंगों अथवा किसी भी अन्य प्राणी को किसी भी प्रकार की पीड़ा देना हिंसा है। अतः विश्व में शांति की स्थापना तथा मानव कल्याण के लिए जैन दर्शन में अहिंसा व्रत का उपदेश दिया गया है। अहिंसा के साथ साथ सत्य बोलना, चोरी न करना, वस्तुओं का संग्रह न करने को भी अनिवार्य बताया गया, जो निश्चित रूप से सामाजिक शांति के लिए आवश्यक प्रतीत होता है। विश्व बंधुत्व के संदर्भ में रविंद्रनाथ टैगोर के विचारों का उल्लेख कीजिए। रविंद्रनाथ टैगोर का दार्शनिक चिंतन और शांति पर प्रकाश डालिए। श्री रविंद्रनाथ टैगोर मुख्य रूप से उपनिषदीय दर्शन में विश्वास करते थे। ये संसार के समस्त प्राणियों में ईश्वर की व्याप्ति मानते थे, इसलिए इन्होंने सब प्राणियों पर प्रेम एवं दया भाव रखने पर बल दिया। यह प्रेम को सार्वभौमिक मूल्य मानते थे। इनका विचार था कि प्रेम के द्वारा ही एक मनुष्य दूसरे मनुष्य की भावनाओं एवं संवेदनाओं को समझ सकता है, वह मानव कल्याण एवं विश्व शांति के लिए प्रेरित हो सकता है। मनुष्य के संदर्भ में उनका विचार था कि वास्तव में मनुष्य वह है जो संसार के सभी मनुष्यों में भेद ना करे। धर्म के संबंध में इन्होंने विचार व्यक्त किया कि मानव मात्र की सेवा करने तथा संपूर्ण जगत का कल्याण करने का भाव ही धर्म है। टैगोर अंतर्राष्ट्रीय अवबोध के बहुत बड़े समर्थक थे। यद्यपि वह राष्ट्र प्रेमी थे, किंतु उनका विचार था कि समस्त विश्व के कल्याण से भी अपने देश का कल्याण हो सकता है। अपने विश्व बंधुत्व के विचार को साकार करने तथा विश्व में शांति एवं प्रेम की स्थापना के उद्देश्य से इन्होंने शांति निकेतन तथा विश्व भारती की स्थापना की। उपर्युक्त से स्पष्ट है कि श्री रविंद्रनाथ टैगोर के दार्शनिक विचारों का विश्व में शांति स्थापना का मार्ग प्रशस्त करने में अमूल्य योगदान है। क्वेश्चन है, स्वामी विवेकानंद के दार्शनिक चिंतन पर प्रकाश डालिए। स्वामी विवेकानंद भारत के महान दार्शनिक, विचारक एवं समाज सेवी थे। ये वेदांत दर्शन के अद्वैत के पक्षधर थे, किंतु वेदांत के अन्य संप्रदायों विशिष्टता, द्वैतवाद तथा द्वैतवाद के विरोधी नहीं थे। विश्व बंधुत्व तथा समस्त जीवों के आध्यात्मिक बंधुत्व पर इनका विशेष बल था। मनुष्य के आचरण के विषय में स्वामी जी का मत था कि मनुष्य को सदैव सत्य का पालन करना चाहिए तथा दीनहीन एवं दुर्बलों की सहायता करनी चाहिए। महर्षि अरविंद के शांति संबंधों का विचार कीजिए। महर्षि अरविंद घोष जी एक भारतीय राष्ट्रवादी दार्शनिक, गुरु, संपादक, लेखक, कवि, योगी एवं शिक्षा शास्त्री थे। इनका दर्शन गीता तथा उपनिषदीय ज्ञान पर आधारित था। इनका मानना था कि समाज में समृद्धि एवं शांति के लिए मानव का उत्तम विकास परम आवश्यक है, इसलिए इनका पूरा ध्यान समाज के आध्यात्मिक विकास तथा मानव उद्धार पर था। इन्होंने मानव जीवन को संयमित रखने के लिए योग पर अत्यधिक बल दिया। इनका विश्वास था कि मनुष्य को आत्मत्व का ज्ञान तथा आंतरिक शांति की प्राप्ति योग, क्रिया, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारण, ध्यान और समाधि के द्वारा ही प्राप्त हो सकती है।
महात्मा गांधी ने शांति की स्थापना हेतु किस प्रकार के आचरण पर बल दिया, लिखिए। गांधी दर्शन और शांति पर समीक्षात्मक लेख प्रस्तुत कीजिए। महात्मा गांधी का जीवन दर्शन मुख्य रूप से गीता पर आधारित है। ये सत्य और अहिंसा के पुजारी थे। सत्य को इन्होंने साध्य और साधन दोनों रूप में माना है। साध्य रूप में सत्य वह है जो अस्तित्व में था तथा जिनका अस्तित्व कभी समाप्त नहीं हो सका। साधन रूप में सत्य का अभिप्राय सत्य विचार, सत्य आचरण एवं सत्य भाषण से है। शांति की स्थापना हेतु गांधी जी ने मुख्य रूप से जिन विचारों को विश्व पटल पर रखा था तथा उन्हें अपनाने पर बल दिया था वह निम्नवत हैं। सत्य। गांधी जी के अनुसार सत्य का तात्पर्य केवल सत्य भाषण करना नहीं है, अपितु विचार, वाणी और कर्म से सत्य का पालन करने से। अहिंसा। महात्मा गांधी ने अपने जीवन में अहिंसा पर विशेष बल दिया। इनका वक्तव्य है कि अहिंसा ही धर्म है, वही जिंदगी का एक रास्ता है। संयमित आचरण। गांधी जी का विश्वास था कि शांति की स्थापना के लिए मनुष्य के आचरण का संयमित होना अत्यंत आवश्यक है। क्षमाशीलता। गांधी जी ने क्षमा को वीरों का आभूषण माना है। उनका कथन है कि पाप से घृणा करो, पापी से नहीं। इन्होंने इसे अपने जीवन दर्शन में प्रमुख स्थान दिया था। उनका विश्वास था कि क्षमा करने से विरोधी भी द्रवित हो जाते तथा क्रूर से क्रूर व्यक्ति का भी मन शांत हो जाता है। प्रेम। गांधी जी का संपूर्ण जीवन दर्शन प्रेम तत्व से ओतप्रोत है। उनका मानना था कि इतनी हिंसा के बाद भी यदि इस संसार का अस्तित्व है तो इसका कारण प्रेम तत्व ही है। प्रेम घृणा को जीत कर शैतान व्यक्ति को भी विनम्र बना देता है। गांधी जी का कहना था कि जब भी आपका सामना किसी विरोधी से हो उसे प्रेम से जीतें। संतोष। वर्तमान युग में मनुष्य ने अपनी आवश्यकताओं को असीमित कर लिया है। वह निरंतर किसी न किसी आवश्यकता की पूर्ति हेतु व्याकुल रहता है। ऐसे में प्रिय वह कुछ ऐसे अनैतिक कार्य कर देता है जो लोगों के लिए कष्टप्रद होते हैं। इन सब का कारण मनुष्य में असंतोष का घटता स्तर है। सत्याग्रह। सत्याग्रह गांधी दर्शन का महत्वपूर्ण सिद्धांत है। इसका अर्थ है सत्य के लिए किया गया आग्रह। व्यापक अर्थ में सत्याग्रह व्यक्ति की आत्मशक्ति या प्रेम शक्ति का पर्याय है। सत्य, अहिंसा, विनम्रता, विरोधी के प्रति प्रेम, अन्याय का सविनय विरोध, स्वयं कष्ट सहन करके विरोधी के हृदय परिवर्तन की चेष्टा सत्याग्रह के बुनियादी सिद्धांत हैं। महात्मा गांधी के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य बताएं। बच्चों की जीविकापार्जन के योग्य बनाना, उनके चरित्र का निर्माण एवं विकास करना, अपनी संस्कृति अपनाने का प्रशिक्षण, बच्चों की शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक शक्तियों का विकास करना, आत्मा को उच्चतर जीवन की ओर ले जाना, वास्तविक का अनुभव, ईश्वर और आत्मानुभूति का ज्ञान। तनाव क्या है? तनाव से हमारा आशय किसी कार्य विशेष को करने के उपरांत यदि निराशा उत्पन्न होती है तो ऐसे में हमारा मन तनाव से ग्रसित हो जाता है, अर्थात ऐसी घटना या वातावरण जिससे व्यक्ति सामंजस्य नहीं कर पाता वही तनाव है। तनाव का वर्तमान स्वरूप स्पष्ट करें। तनाव शब्द आज के भारतीय समाज में इतना घुल मिल गया है कि आज बिना पढ़े लिखे लोग भी इस शब्द का प्रयोग रोजमर्रा की बातचीत में धड़ल्ले से करते हैं और यह तनाव आज भारत के विकसित हो रहे वर्ग के जीवन का अंग बन चुका है। विद्यार्थी हो या गृहिणी, अधिकारी हो या व्यवसायी, खिलाड़ी हो या कलाकार, सबके मुंह पर एक ही बात रहती है, यार आजकल तनाव बहुत है। तनाव के कारण लोग अपना काम समय से पूरा नहीं कर पाते। तनाव के कारण ठीक से अभ्यास नहीं कर पाते। विद्यार्थियों को होमवर्क तनाव लगता है। सामाजिक तनाव से क्या अभिप्राय है? हमें बहुत से कार्य समाज के लिए करने होते हैं। जब हम इन कार्यों को करने में विफल होते हैं अथवा इसमें देरी होती है तो हमें प्रायः तनाव होता है कि मेरे विषय में समाज के लोगों की क्या धारणा होगी। ऐसे कुछ सामाजिक तनाव निम्नांकित है। विभिन्न सामाजिक भूमिका से जुड़े उत्तरदायित्व जैसे माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी, कर्मचारी आदि। इसके अतिरिक्त सामाजिक प्रतिष्ठा, आर्थिक समस्या, अच्छी नौकरी की चिंता, किसी प्रकार की असहमति का होना, किसी अपने को खो देना, विवाह विच्छेद होना आदि। ईगो अहम तनाव किस प्रकार उत्पन्न करता है, समझाएं। ईगो यानी अहम। ईगो को अहंकार के नाम से जाना जाता है। इस ईगो के पीछे बहुत सारे व्यर्थ के भाव जुड़े हैं। कभी पद और कुर्सी का ईगो, तो कभी उच्च कुल में जन्म लेने का अभिमान। जब यह हमारे व्यक्तित्व पर छा जाता है तो किसी स्तर पर तनाव को जन्म देता है। इस तरह से ये कंप्लीट हो जाता है आज का सेशन। आई होप आप लोगों को सेशन अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लें जिससे कोई भी नोटिफिकेशन हो वो आप तक पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें।